हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरियोफाज और कॉस्मिड्स के बारे में पढ़ लिया और आज के वीडियो में हम कुछ और वेक्टर्स के बारे में बेसिकली तो आज हम प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इट्स प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स के बारे में हमें जो पढ़ना है तो नाम से आपको एक चीज़ दिखे कि यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं, फैज और मिड्स। दैट फैज स्टैंड्स फॉर फाज वेक्टर्स एंड मिड स्टैंड फॉर प्लाज्मिड्स। तो फाज और प्लाज्मिड दो के कैरेक्टर्स मिला के एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियली एक वेक्टर बनाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है, छोटा साइज का होता है। ठीक है, स्मॉल इन size. It is an artificially constructed vector having both phage and plasmid characteristics. It is known as plasmids. It is a small in size and यहाँ पे ये क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ये यूज़ किया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की क्लोनिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन क्लोनिंग किस चीज़ की? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बेसिकली। ठीक है, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड्स जो है यहाँ पे ये दो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके पास दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। प्लाज्मिड्स का अगर डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको दिखेंगे। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो आपको दिखेगा नॉर्मल। यहाँ पे अगर आप देख लो तो नॉर्मल प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको दिखेगा। एक और आई यहाँ पे दिखेगा नॉर्मल प्लाज्मिड वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा आपको दिखेगा फाज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन M13 का। और M13 के यहाँ भी आप लिख सकते हो F1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है प्लाज्मिड्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होता है, कई क्लोनिंग साइट्स होती है। यहाँ से यहाँ तक मानो कई क्लोनिंग साइट्स है। कई क्लोनिंग साइट्स का मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आके यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक लैक आई और एक लैक जी साइट होती है। इसके बारे में अगर अपन देखें तो एक यहाँ पे लैक आई और एक यहाँ पे लैक जी साइट होती है, जेड साइट होती है। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक्टोज। लैक आई, लैक जी, लैक ये सब, लैक वाई ये सब आप पढ़ोगे। ये सब आप पढ़ते हो ओपेरॉन में, ओपेरॉन मॉडल आप पढ़ते हो तो उसमें लैक जी लैक आई आता है। बेसिकली क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड करता है। तो लैक जी जो है वो बेटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, और लैक आई जो बेसिकली होता है वो अब इसको मैं समझाऊँ तो बेसिकली ओपेरॉन मॉडल जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे लैक्टोज को हम कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी उससे गेन करते ही। बैक्टीरियल सेल जो है जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है एनवायरनमेंट में, तो कैसे लैक्टोज को तोड़ के उससे एनर्जी गेन करता है बैक्टीरिया। तो इसके कारण से जब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे लैक्जी में हम देखते हैं बेटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको तोड़ते हैं तो हम यहाँ पे गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज मिलता है और उससे बैक्टीरिया गेन करता है। पर जो लैक आई है वो क्या करता है, वो एक बेसिकली इनहिबिटर है। अगर ये प्रोसेस लैक जी वाला कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल गया ग्लूकोज, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये लैक आई आएगा और लैक आई आके स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस बेसिक वे में मैंने आपको समझा दिया कि क्या फंक्शन है यहाँ पे। तो लैक आई और लैक जी है, और ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट क्यों है, लैक आई लैक जी, क्योंकि ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें फाज वेक्टर के साथ फाज के थ्रू जाएगी तो किसी बैक्टीरिया में ही ना। इसी कारण से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बैक्टीरियल मशीनरी के साथ कंबाइन कर सके, बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ कर सके। तो अपनी अगर इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे अगर इनके पास लैक जी लैक आई मॉडल्स नहीं रहेंगे तो फिर ये अपने लिए न्यूट्रिशन कहाँ से बनाएंगे बैक्टीरियल सेल में रहते हुए। इस कारण से ये सारे भी
जो सीक्वेंस है, जो जीन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट होती है। क्यों रहती है ये आप सबको पता ही होगा, AMPR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट। क्यों? क्योंकि जब हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बना कि नहीं, जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, तो हम टेस्ट किससे करते हैं? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट से ही। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में या फिर हम एक पर्टिकुलर पेट्री डिश में जिसमें ग्रो करवाएंगे हम अपना कल्चर को, उसमें एम्पिसिलिन डाल देंगे। तो जिस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगा वही ग्रो करवाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। उसके बाद प्लाज्मिड में 2 ओरिजिन और रेप्लिकेशन साइट होती है, ये तो हमने देख लिया। पर यहाँ पे बात 2 ओरिजिन और रेप्लिकेशन साइट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ओरिजिन के लिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ओरिजिन के लिए तो नॉर्मल आपके पास प्लाज्मिड वाला वेक्टर है। जब प्लाज्मिड जिस तरह से करता है पूरा रेप्लिकेशन उस हिसाब का है। पर सिंगल स्ट्रैंडेड पैकेजिंग के लिए आपको जो चाहिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए आपको M13 का F1 पॉजिटिव वाला फाज वेक्टर चाहिए या फाज साइट चाहिए और आई साइट चाहिए। इसलिए ये यहाँ प्रेजेंट होता है ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको पैकेज किया जा सके फाज के अंदर, बैक्टीरियोफाज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो पूरा डायग्राम है ये एक फाज वेक्टर का ही है जिसको अपन यहाँ पे P ब्लू स्क्रिप्ट 2KS बोलते हैं। एक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फाजमिड वेक्टर है P ब्लू स्क्रिप्ट। तो P ब्लू स्क्रिप्ट जो है वो कॉमनली यूज फाजमिड वेक्टर है जिसको हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बनाने के लिए और पैकेज करके बैक्टीरियल सेल में भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है काम आता है। तो जब हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है तो ऐसे वेक्टर्स जो है यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फास्ट ब्लू स्क्रिप्ट 2KS, ये नाम लिख लो, कभी कभार आ जाता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई होगा तो उसमें आ जाएगा। P स्टैंड्स फॉर फाज, तो फाज ब्लू स्क्रिप्ट 2KS। ओके, उसके आगे अगर अपन देखें कुछ और, ये तो फाजमिड था, छोटा सा टॉपिक था, ये ऐसे ही पूछा भी जाएगा तो मुश्किल से 2 नंबर का शायद कोई क्वेश्चन पूछा जाए इससे। नॉर्मली ऐसे नहीं पूछा जाता है और 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो वो वेक्टर्स के बारे में पूछे जाएंगे कि 3 या 2 या 3 वेक्टर्स के बारे में बताइए, उनकी फंक्शनिंग बताइए। तब आप बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, फाजमिड, प्लाज्मिड सब के बारे में लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आती है, एक टर्म आता है वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर मतलब जब हम वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। अब जब हम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे थे तो क्या था? वायरस ही था। तो वायरस को हम जब वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं दैट आर वायरल वेक्टर्स। ठीक है, वायरल वेक्टर्स हम क्या करते हैं कि वायरल वेक्टर्स जो होता है वो बेसिकली अपने अंदर जो वायरस है उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी करके बैक्टीरियल सेल में ले जाता है, बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेशन करवाता है। उसके बाद बात आती है 2 और वेक्टर्स की, एक है प्लांट वेक्टर और दूसरा है वायरसेस की बात आती है। 2 टाइप के वायरसेस की, प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस। मतलब एक तो वो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरे वो वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये 2 अलग अलग वायरस 2 अलग अलग वेक्टर्स का काम करेंगे। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो प्लांट वायरसेस और वो प्लांट के अंदर जाके वेक्टर का काम करेंगे। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल वायरसेस और वो एनिमल वेक्टर के रूप में काम करेंगे। प्लांट वायरसेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे TMV देखने को मिलता है, टोबैको मोजाइक वायरस। उसके अलावा कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। ये 2 टाइप के वायरसेस मिलते हैं जो कि वेक्टर का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से वेक्टर का काम करते हैं? तो सबसे पहली बात कि इसका जो DNA होता है इन वायरसेस का, वो जब क्या कहते हैं नेकेड रहता है, कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर नहीं होती उस DNA के पे, तब वो इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शियस होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्लांट सेल में ये जो प्लांट वेक्टर्स हैं बहुत इजीली, प्लांट वायरसेस जो है वो प्लांट सेल में बहुत इजीली अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद ये रेप्लिकेट कर सकते हैं बिना उस पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम से जुड़े हुए, बिना उस पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम से इंटीग्रेट हुए भी, अलग रह के भी उसी प्लांट के सेल में ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। बात करें अगर अपन एनिमल वायरसेस की, तो एनिमल वायरसेस में पेपो वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एनिमल वायरस है वेक्टर के रूप में। ठीक है, पेपो वायरस, PAPOVIRUS, पेपो वायरस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वायरस है। इसको SV40 भी बोलते हैं। एग्जाम में ये भी कभी कभार आ सकता है कि पेपो वायरस है
जो कि एनिमल में इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ आता है, ये SV40, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी सेम है कि भाई आपको क्या कहते हैं, एनिमल वायरस जो है कुछ एनिमल सर्टेन एनिमल सेल्स में क्या कहते हैं जाके फंक्शन करते हैं, उसके अलावा किसी और एनिमल सेल में आप डालोगे या फिर किसी और जगह डालोगे तो वो इनएक्टिव रहेंगे, वो वहाँ पे फंक्शन नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिसिटी भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वायरस जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए ही बना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिकली वेक्टर्स में सीखने को मिलती हैं। अब ये जो हमने वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा, इसको एक छोटे से यहाँ पे इस चीज़ को समझ दो कि वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने ये देखा कि वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर, मान लो कि हमें एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हमें डीएनए अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ से उठाया और दूसरी जगह रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमें अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अगर जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करवाना है तो हमें ऐसा ही एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए जो कि जीवित हो और एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह पे जाके खुद रेप्लिकेट करवा के हमें हमारा प्रोडक्ट वापस दे सके, ताकि हम उस पर आगे रिसर्च कर सकें, या अगर हम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं सीक्वेंसिंग कर सकें, या फिर किसी प्रोटीन को पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए भेज रहे हैं वो बना सकें, कुछ भी करने को भेज रहे हैं वो काम हम अपना ईजिली कर सकें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसलिए वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, इसलिए आपको ये वेक्टर्स पढ़ना भी था। आई होप कि ये वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर्स को यूज़ करने का क्या है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।